इमरान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो बिफ़ोर वी गो इनटू द कंडीशंस जो कि अमेरिका और ईरान की तरफ से प्लेस की जा रही हैं बातचीत के लिए, और ईरान के डिनाइल की अगर हम बात करें, ये डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से ये मुज़ाकरात के अमल में शामिल होने का जो तासुर वो दे रहे हैं, इस पर वो कंपेल कैसे हो गए? क्या ये जो ग्लोबल इकॉनमी की एक रिसेशन हम देख रहे हैं, ईरान ने जो दुनिया की मईशत को एक धचका पहुँचाया है अपनी स्ट्रेटजी से, ये वजह बनी है, या जो मिलिट्री सेटबैक्स हैं अमेरिका के वो वजह बनी हैं? क्या लगता है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू मुज़म्मिल। जो मिलिट्री सेटबैक्स इतने बड़े नहीं हैं कि हालांकि हम उनको बहुत दुनिया में देखते हैं, प्रोपोगेट होते हैं, लेकिन मिलिट्री सेटबैक से ज़्यादा जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है और जो पेट्रोलियम की वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन है, बल्कि उससे भी आगे की जो सूरत हाल है, आई थिंक उससे प्रेसिडेंट ट्रंप कंपेल हुए हैं। लेकिन इसमें जो ईरान की तरफ से रिपीटेड डिनाइल्स आ रहे हैं कि हम किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे, ये ऑप्टिक्स हैं या डू दे रियली मीन इट? आपको लगता है कि वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे? जी, प्रॉबेबली वो बन जाएंगे, लेकिन ईरान को भी ये एश्योरेंसेस चाहिए कि एक तो ये रियल डायलॉग होगा जिसमें पाकिस्तान को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि वो ये चाहेंगे कि कुछ उनको पता चले कि यूएस किन शराइत को मान सकता है, स्पेशली जो उनकी है कि हमें गारंटी चाहिए दैट वी वोंट बी अटैक्ड और सैंक्शंस लिफ्ट होंगी। सुना है मैंने कि जो 15 पॉइंट प्लान पाकिस्तान ने ईरान को कन्वे किया है वो काफ़ी सख्त है और यूएस की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, और स्पेशली जो मेरा ख्याल है न्यूक्लियर इशू पे एग्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन मिसाइल्स के इशू पे बहुत मुश्किल है। जो यूएस और इजराइल चाहते हैं कि उनका मिसाइल प्रोग्राम या डिसमेंटल हो या उस पर सीवियर कर्व्स लग जाएं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। कमर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल अब आगे बढ़ने की बात हो रही है, ईरान की जो रिलक्टेंस है उसमें क्या बुनियादी वजह ये शराइत हैं? क्योंकि अगर इन शराइत को हम तसव्वुर कर लें हाइपोथेटिकली कि ये इस पर ईरान अमल कर लेता है, तो मिसाइल प्रोग्राम जब नहीं होगा, जब हुर्मस जो है वो एक फ्री जोन होगा नेविगेट करने के लिए, साथ साथ ना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचेगा ईरान का, तो उसके बाद ईरान के पास गारंटी क्या है कि इजराइल आके अटैक नहीं करेगा या अमेरिका अटैक नहीं करेगा? और अगर करेगा तो इम्प्यूनिटी ही होगी ना। आलमी निज़ाम में यूएन तो इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका को ठहरा सके ज़िम्मेदार किसी भी अग्रेशन का, जो कि हमने रिसेंटली देखा है। तो इन शराइत को मानने का मतलब तो ये है कि ईरान को टूथलेस कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात तो ये है कि बहुत सारी ऐसी ये जो शराइत अमेरिकन ने सामने रखी हैं, ये तो इनके ऊपर तो काम हो रहा था उस वक्त, लेकिन अब ईरान ने इतना कुछ लूज कर लिया, उनके आयतुल्ला खामनाई असैसिनेट हो गए हैं, मिलिट्री लीडरशिप असैसिनेट हो गई है, बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अब वो इन शराइत को क्यों मानेगा? सवाल तो ये पैदा होता है। और वो न्यूक्लियर के हवाले से हों, न्यूक्लियर आईईए के हवाले से हों, और जी के ये प्रॉक्सीज के हवाले से हों, अब ईरान इन चीज़ों को क्यों मानेगा? ये सवाल आप समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ें तो पहले जब ईरान सब कुछ मान रहा था, जब आपने देखा होगा कि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान बिल्कुल तैयार था कि वो इवन के जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी डाउन ब्लेंड करने को तैयार है, बाकी आईईए को एक्सेस भी देगा, सब कुछ करेगा। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है, और ये जो बातें की जा रही हैं, ये मुझे नहीं लगता इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। लगता ये है कि डिस्कशन कुछ और टॉपिक्स पे होगी, जो जारी बात है ईरान और अमेरिका दोनों की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, और इन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से अपने पीछे तो आना ही है। और आपको देखें कि जिस अंदाज से ईरान बात कर रहा है, वो तो कह रहा है कि जी हम जंग जीत गए हैं, कि अमेरिका अपनी सारी जो है वो बेसिस खत्ते से काम करे। ईरान क्या है, वो अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई तुम न्यूक्लियर भी छोड़ो, सब कुछ अबैंडन कर दो। तो मुझे लगता है कि देखना यह है कि विन विन सिचुएशन कैसे है। और आपने देखा होगा कि ईरानियंस ने पहले तो कहा था हम बात ही नहीं कर रहे, फिर बाद में जारी बात है चीजें जो हैं वो बोले हैं। तो लगता ये है कि इस मौके पे जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पे अमेरिका को इस चीज की समझ आ गई कि जो नतायज वो लेना चाह रहे थे नहीं मिले, सारे का सारा खित्ता भी परेशान है, ग्लोबल इकोनॉमी भी खराब हो गई,
ऑयल सप्लाई भी बंद होगी, एविएशन इंडस्ट्री भी डिस्टर्ब हुई, ईरान अपनी डिटेरेंस एस्टैब्लिश नहीं कर सका। अगर ईरान सिर्फ अपनी डिटेरेंस की बात होती तो ये जंग बहुत पहले बंद हो जाती। हाँ, वो जो अमेरिकन चाहते थे वो उनको नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि अब कहीं ले दे के चीजें जो हैं वो उसी तरह ही खत्म हो जाएंगी जैसे पहले थी, लेकिन एक सीज फायर होगा, और लेकिन एक ऐसी गारंटी जरूर होनी चाहिए ईरान के लिए जिसमें यह है कि उसके ऊपर दोबारा हमला ना किया जाए। और वो एक गारंटी जो है वो एज ए यूएन मेंबर उनको पास पहले भी है, यूएन चार्टर उनको देता है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई। मेरा ख्याल है अगर कोई गारंटी मिल जाए तो बाकी सारे जो मुल्क चीजें हैं वो ऐसे की वैसे ही चल सकती हैं। लेकिन इजरायली नहीं मानेंगे उस गारंटी के लिए, क्योंकि इजरायली समझते हैं कि शायद एक और इस तरह की स्ट्राइक्स वो दोबारा करें, जैसे उन्होंने जून में पिछले साल किया, सोशली फैब्रिक को तबाह किया, एक ये जंग शुरू की ताकि ईरान की पोजीशन को वो मजीद कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन बन रही है। एग्जैक्टली ये ट्रस्ट डेफिसिट या जो एतमाद का जो फुकदान है वो बहुत बड़ा मसला है। इस पे अरमा साहिबा आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि इज़राइल का जो ऑब्जेक्टिव था, कहा यह जा रहा था कि वो अमेरिका से भी इस मामले में दो हाथ आगे है, क्योंकि एक वॉर ऑफ एट्रेशन जिसमें रजीम कमज़ोर हो जाए ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इज़राइल का ऑब्जेक्टिव ये था कि डिसइंटीग्रेट हो जाए ईरान, मिडल ईस्ट में वो एक सोल सुपर पावर बन जाएं और उनके हाथ में तमाम मामला दे दिए जाएं। वो तो नहीं हुआ। तो अब आकर ये जो अग्रीमेंट करने की बात की जा रही है, ये तो इसी तरह सेटल होता है कि जो पावर डोमिनेट करती है टर्म्स उसकी होती हैं। यहाँ तो यही समझ नहीं आ रही कि डोमिनेट किसने किया है। अगर ये सरेंडर डिमांड्स हैं अमेरिका की तरफ से तो जंग तो अमेरिका भी नहीं जीता, तो फिर डिमांड मानी किसकी जाएंगी और क्यों मानी जाएंगी? देखिए, जैसे डॉक्टर कमर ने भी आई एग्री विद, उन्होंने जो बातें की थी, ये यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से एक बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन था। उनके ज़हन में था कि ये जंग 4 दिनों में या 5 दिनों में या मैक्सिमम हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं रहा, बिकॉज ईरान रिजिलियंट था। जो वो कह रहे थे रजीम चेंज की एक अगर थोड़ी सी स्पेस बनी थी, वो फौरन ही आर्टिकल इनका इन्फोर्स हुआ, ईरान का पार्लियामेंट आर्टिकल, एंड हमने रजीम चेंज की विंडो जो है वो क्लोज हो चुकी है। अब हमने, जैसे आपने राइटफुली कहा है कि अभी हम नहीं देख रहे कि जंग कौन जीत रहा है। यस, ईरान रिजिलियंट है, ऑन द फेस ऑफ इट ऐसे लग रहा है कि ईरान जीत रहा है जंग, लेकिन हम देखें दोनों साइड्स, अगर मैं स्ट्रिक्टली यूएस और ईरान की बात करूं तो दोनों साइड्स अपने अपनी उसमें कैपेसिटी में जंग हार भी रही है। यूएस को पर डे $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। सो इवन दो ऑन द सरफेस वो दोनों सरेंडर नहीं करना चाह रहे, लेकिन बैक डोर में अगर देखा जाए जो मीडिएशन एफर्ट्स है, कहीं ना कहीं वो जंग रुकवाना चाह रहे हैं। लेकिन एक इसमें ये है कि जो पिछले साल भी हुआ था, यूएस ईरान के बीच में इटली और ओमान में JCPOA के ऊपर टॉक्स हो रही थी एंड बहुत सक्सेसफुल हो रही थी। इस साल भी हमने देखा कि ओमान में फॉरेन मिनिस्टर ने ओमानी ने कहा कि टॉक्स सक्सेसफुल हो गई हैं, ईरान मान गया, यूएस भी मान गया। और फिर एक स्पॉइलर, दोनों सालों में आप देखें इजराइल ने हमला किया। इस दफ़ा यूएस ईरान वॉर, यूएस ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की, इजराइल के कहने पे जंग कर दी। तो अभी किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने मेंशन किया, जो ईरान ने डिमांड्स रखी हैं 3, वो अब ईरानियंस के लिए वो ट्रस्ट बिल्ड करना या वापस लाना, वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। बिकॉज 2 दफ़ा प्रीवियसली इन द पास्ट 2 years वो आए हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे एक स्पॉइलर आ गया। तो अभी हर पार्टी डिप्लोमेटिक रैंप ऑफ चाहती है, गल्फ कंट्रीज, द ग्लोब, एक्सेप्ट इजराइल। तो अनलेस इजराइल डज नॉट प्ले द स्पॉइलर, कोई सीज फायर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज सीज फायर का ये मतलब भी ईरानियंस के दिमाग में होगा कि अगर अच्छा ठीक है हम सीज फायर पे मान गए, तो सीज फायर कुड बी ग्राउंड्स कि इजराइल अपने आप को वापस रिकोऑपरेट कर सके और ईरान पे वापस हमला करते। तो ईरान वांट्स अ स्ट्रॉन्ग गारंटी, एंड अनटिल एंड अनलेस इजराइल कैन बी केप्ट इन चेक,
नो सीज फायर लेकिन नरमा साहब, ये जो बात हो रही है कि ईरान की जो सेंट्रल डिमांड्स में से कह सकते हैं कि जो टॉप 2-3 में आती हैं, वो तो यही है ना कि जो आपके अड्डे हैं, जो मिलिट्री बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, उसको ख़त्म करें। अब ये तो नॉन नेगोशिएबल लगता है अगर देखा जाए बाय द लुक्स ऑफ इट, कि अमेरिका इस बात को क्यों तस्लीम करेगा कि जो पुलिसिंग वो पूरे मिडल ईस्ट की करते हैं वो ईरान के हवाले करके चले जाएं। इस पे कोई डायलॉग करने के लिए आपको लगता है कि अमेरिका तैयार होगा, कोई स्पेस होगी? इस पे अमेरिका की तरफ से अगर स्पेस नो, अमेरिका ने तो अभी 2 दिन पहले भी कहा है कि और ट्रूप्स भेजेगा, वो 2000-3000 ट्रूप्स और भेजेगा मिडिल ईस्ट में। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, हमने देखा पिछले साल जब इजराइल ने हमास टारगेट किया था कतर में, तो उसके बाद ही पाकिस्तान सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 2025 में। तो सारी गल्फ कंट्रीज़ ने उस वक्त एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड रियलाइजेशन हो गई थी बल्कि कि यूएस पे वो, यस यूएस उनका प्राइमरी डिफेंस सोर्स है, लेकिन वो यूएस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ऑल्सो इस जंग के बाद 28 फरवरी के बाद दे हैव रियलाइज्ड कि ठीक है, जो यूएस बेसिस हैं वो उनके लिए बहुत मतलब ख़तरनाक साबित हुए हैं गल्फ कंट्रीज़ के लिए। तो इवन तो अगर यूएस के पास वो एपेटाइट नहीं होगी, गल्फ कंट्रीज़ के पास वो एपेटाइट नहीं है अब कि वो बेसिस होस्ट करेंगी।